और इस वक्त हम सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बैठक के अंदर की तस्वीरें आ चुकी हैं क्योंकि 1 घंटे के करीब का ये वक्त हुआ है कि जब बैठक शुरू हो गई। देखिए, गुलाम नबी आजाद कुछ बोलते हुए नजर आ रहे थे, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के और लीडर्स, रविंद्र रैना नजर आ रहे हैं। ये बैठक के अंदर की पहली तस्वीरें हैं। ये देखिए, पहले एक फोटो आप जिसे हम ये कहते हैं कि ग्रुप फोटो भी नजर आई, जिसमें खुद अमित शाह खड़े हैं, प्रधानमंत्री खड़े हैं और फारूक अब्दुल्ला खड़े हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, कद के हिसाब से और सीनियरिटी के हिसाब से, क्योंकि प्रधानमंत्री की कहीं ना कहीं अब तक अगर हम ये कहें इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात, या यूं कहें कि इस तस्वीर की सबसे बड़ी बात यह है कि कन्फ्रंट्रेशन नहीं रखना चाहते प्रधानमंत्री। कहीं ना कहीं सरकार यह दिखाना चाहती है, न केवल पूरी दुनिया को, पूरे भारतवर्ष को, तमाम कश्मीरियों को, कि आउटरीच दिल्ली का कितना बड़ा है, कि भले वहां के कुछ लीडर न केवल अपनी राजनीतिक आइडियोलॉजी के कारण सिर्फ और सिर्फ पार्टी से ही भिन्न नहीं रहे, बल्कि कहीं ना कहीं देश विरोधी बयान भी देते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब कश्मीर की बात आती है, कोई ऐसा नहीं कि इसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया। हर एक को रिप्रेजेंटेशन मिले, हर एक को बुलाया गया है। इस कारण से एक टोटल आउटरीच की बात है और इसका असर कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला की उस भाषा में, उस वाणी में देखने को भी मिला। जिस वक्त फारूक अब्दुल्ला अपने घर से निकल रहे थे तो तमाम रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि महबूबा मुफ्ती कह रही कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, आपका इस पर कहना है? तो उनका यह कहना था कि फिलहाल ये उनका निजी बयान है। ये पहली तस्वीर इस वक्त आई है। रविंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, ये पहली तस्वीर उस सर्वदलीय बैठक की, प्रधानमंत्री बीच में, साथ में गृह मंत्री और बिल्कुल उसके साथ जो है फारूक अब्दुल्ला पहली ही रो में, फिर महबूबा मुफ्ती और फिर जितेंद्र सिंह, और इधर जो है एलजी हैं, फिर गुलाम नबी आजाद। यानी कि कद के हिसाब से सीनियर नेताओं को आगे खड़ा करना, एक फोटो खिंचवाना। पहली तस्वीर, ये पहला चैप्टर की ये पहली तस्वीर अब तक शायद यही बता रही है रविंद्र कि प्रधानमंत्री की तरफ का आउटरीच एक बड़े दिल का है। बिल्कुल सचिन, देखिए, खुले मन से न्योता दिया गया, कोई एजेंडा नहीं है। आप आइए, अपने मन की बात करिए और सरकार की बात सुनिए। और ये तस्वीर, ये वीडियो वही दिखा रहा है कि जिस तरह से यहाँ बैठक में आने से पहले कल तक जो बयानबाजी हुई थी वो बयान अलग थी, लेकिन जब टेबल पर आप बैठ रहे हैं तो यहाँ का माहौल कुछ अलग ही होगा। और जो तस्वीर, जिस तरह से गर्मजोशी से सब एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं, खासकर जो कश्मीर के नेता है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो या दूसरे नेता हो, जिस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से बातें कर रहे हैं, वो साफ दिखा रहा है कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं इस टेबल पर अब कहा जा सकता है खुले मन से बातचीत हो रही है। और जो फैसला होगा, चाहे जितने भी फैसले हों, वो सब पर सहमति बनाकर ये बैठक खत्म होगी, ये मान के चले सचिन। यानी जम्मू कश्मीर के लिए आने वाले दिनों में पॉलिटिकल रूप में एक बड़ा फैसला ये बैठक लेकर जाएगा। जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल रूप में बड़ा फैसला लेकर के जाएगी। अब यूं देखिए ना, कई बार जैसे कहते हैं ना रविंद्र, अंग्रेजी में कहते हैं अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। मेरे ख्याल से यही है, एक तस्वीर कई बार 1000 शब्दों से ज्यादा चीज बता देती है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री का हाथ जोड़ के सबसे मिलना, गुलाम नबी आजाद के साथ तो उनका, जिस वक्त गुलाम नबी आजाद का टर्म खत्म हो रहा था, उन्होंने किस तरीके से वो भावुक तक हो गए थे, उनका एक पर्सनल आउटरीच होना। फारूक अब्दुल्ला के साथ भी ठीक है, फारूक अब्दुल्ला के बीच में हमने बयान देखे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला को शायद ये रियलाइज कहीं ना कहीं हो रहा होगा कि वही प्रधानमंत्री हैं कि जिनके हम ये कहते थे कि हम तो चीन का साथ दे देंगे। अब ये प्रधानमंत्री आगे बढ़ करके हमें दोनों हाथ से बात कर रहा है कि आइए बात करते हैं, और जो कुछ होगा आपकी सहमति से ही होगा और विकास होगा। बिल्कुल सचिन, आपने वो बयान वाजपेयी जी का सुना होगा कि आप एक कदम बढ़िए, हम 2 कदम आगे आपसे बढ़कर गले लगाने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं आज जो प्रधानमंत्री के साथ सभी नेताओं की जो तस्वीर है और वीडियो जो दिखाई दे रहा है और जो गर्मजोशी दिखाई दे रहा है, वही बात है। प्रधानमंत्री ने उनको न्योता दिया है, वो सब यहाँ पर आए। जाहिर सी बात है, कश्मीर के नेताओं के बारे में ये भी कहा जाता है, अधिकतर नेताओं के बारे में, कि कश्मीर में उनकी भाषा कुछ और होती है, दिल्ली में कुछ और होती है। और जो दिल्ली में दिखाई दे रहा है गर्मजोशी, यही दिखा रहा है कि केंद्र की बात सुनने आए हैं, केंद्र से अपनी बात कहने आए हैं और केंद्र के साथ मिलकर एक ऐसा प्रपोजल लेकर जाएंगे, एक ऐसी सहमति लेकर जाएंगे जो जम्मू और कश्मीर के भविष्य के लिए बहुत ही सुनहरा होगा। और ये तस्वीर सब कुछ, जो आपने कहा तस्वीर सब कुछ बताती है, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर ही बता रहा है कि कश्मीर के खासकर घाट लोगों के लिए एक बड़ा फैसला होगा, जिससे उनको खुशी भी होगी और उनका भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। जाहिर सी बात है, अब मैं इसको स्टेक होल्डर्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश ये है रविंद्र की, कश्मीर के कल को ये ना हो
कि रविंद्र की प्रधानमंत्री ने या कोई सरकार ने, क्योंकि बात करने वाले अलग राजनीतिक आइडियोलॉजी की बात करते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, हमारी बात को दबा दिया, ताकि कल को यह ना हो एक एक व्यक्ति भले जिसकी राजनीतिक हैसियत या राजनीतिक कुव्वत बहुत बड़ी भी ना हो, लेकिन वो यहां अंदर मौजूद है। सचिन, हमको 2004 का एक एनडीए का एजेंडा चालू हुआ था, चुनाव के लिए हुआ था। उसमें राम मंदिर को परे रखा गया था। बीजेपी ने कहा था कि यह नेशनल एजेंडा है जिस पर एनडीए घटक दलों की सहमति है। राम मंदिर का एजेंडा हमारी पार्टी का एजेंडा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, हर पार्टी का एजेंडा यहाँ इस बैठक में अलग अलग है, चाहे महबूबा मुफ्ती का हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला का हो, या फिर जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं का हो। लेकिन जाहिर सी बात है, जब नेशनल एजेंडे की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर जब बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री स्तर पर बातचीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये उनके अपने एजेंडे से अलग होगा। उनके अपने एजेंडे एक सीमित हो सकता है, लेकिन सरकार का जो काम होगा, सरकार के जो एजेंडा है, जिस पर सहमति बनाने के लिए यह बड़ी बैठक हो रही है, उस पर वो पूरे कश्मीर और जम्मू के पूरे रीजन के लिए और करोड़ों लोगों के भविष्य के लिए होगा। तो कहीं ना कहीं अब उन नेताओं को भी सोचना होगा और शायद यहाँ से सोच कर ही जाए और सहमति देकर जाए, जो अभी तक अपने पार्टी के बारे में या अपने एजेंडा, पर्सनल एजेंडा या कुछ संकुचित एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनको ये समझ में तो आ गई है सचिन कि 370 और 35 से वापस नहीं होगा। अब हमारे पास जो बचा हुआ, कहा जाता है ना कि अगर सब कुछ डूब रहा हो तो कुछ बचा लो, यही तो देश में कहा गया, बचपन से आप हम सब पढ़े रहे। तो कहीं ना कहीं सनातन परंपरा का यहाँ अनुकृति होगी कि सब कुछ डूबने से बढ़िया, डुबाने से बेहतर है कि कुछ लेकर जाएं, जिससे कि हम अपने लोगों के सामने ये कहें कि प्रधानमंत्री से जो हम बातचीत किए हैं उसमें हमने अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री ने उस पर सहमति दी, चाहे वो स्टेट्यूट का हो या फिर चुनाव के बात हो, तो या फिर कुछ लोगों को जो अभी नज़रबंद है उनको छुड़ाने की बात हो, या फिर विकास के एजेंडा हो, सब पर सहमति बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सहमति नहीं बनेगी और जो जाहिर सी बात है, जो बार बार सचिन हम लोग बात कर रहे हैं, जो कतई नहीं स्वीकार करेगा सरकार कि 370 और 35 की वापसी हो या विदेशियों से बात किया जाए, विदेशी हो, पाकिस्तान हो या चीन हो या कोई भी देश, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न है और इस पर किसी भी से बातचीत नहीं की जाएगी। अब इस टेबल में पाकिस्तान का क्या काम, इस कमरे में पाकिस्तान का क्या काम, अब इस कमरे में चीन का क्या काम, ये तो उनको बखूबी समझ में आ ही रहा होगा। कम से कम उन नेता को जो कोशिश कर रहे थे कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस, और कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहता हूं स्टेक होल्डर इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों की अपनी साख भी है कि सरकार ने तो 370 हटा दिया, वो विकास की बात करती, केंद्र की योजनाओं को पहुंचाने की बात करती है, लेकिन जब हम इस कमरे में बैठे हैं, अगर वो विकास का रोड मैप जो है सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से दिखाया जा रहा है, तो वहां पर मैं अड़ंगा लगा रहा हूं या उसे आगे बढ़ा रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि कल को, क्योंकि फिर कल को अगर जवाबदेही होगी तो फिर जवाबदेही से ये लोग जो हैं वो बच नहीं सकते। के शर्मा, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, देखिए सचिन जी, आज की देखिए बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बार यदि अपना प्रश्न दोहरा दें, क्योंकि मेरा थोड़ा साउंड ठीक नहीं था। नहीं, मैंने कहा कि एक एक व्यक्ति तक आउटरीच होना, छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंचना, और ये जानते हुए कि कोई पाकिस्तान से बात करने के लिए कह रहा था, किसी ने चीन की बात की और किसी ने देश विरोधी बयान दिए। कल को ये ना हो ना कि कश्मीर पर बात हुई तो मैं छूट गया, कल को कम से कम फिर कोई अवरोध तो कम से कम ना आए कि सबको सुना गया है। नहीं सचिन जी, ये इस सरकार की, केंद्र सरकार की और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हमेशा से ये प्रयास रहा है कि जम्मू कश्मीर को तो पहले तो उन्होंने सर्वाधिक प्राथमिकता दी विकास के क्षेत्र में, और ये भी उनका प्रयास रहा जो निरंतर कहते थे कि हमारी प्राथमिकता होगी जम्मू कश्मीर। और इसीलिए आपने देखा होगा कि ये कोई पहली बैठक नहीं है, इसके पहले भी बीटीसी के जो चुनाव जीतकर जो लोग आए उसमें से अधिकांश लोगों के साथ प्रधानमंत्री जी की बैठक हुई थी। इसके पहले आपने देखा पंच सरपंचों के साथ प्रधानमंत्री जी की बैठक हुई थी। फिर वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ से केंद्र का निरंतर वार्ता चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना और सबकी बातों को सुनकर वहाँ के जम्मू कश्मीर की जनता के हित में क्या अच्छे से अच्छे फैसले लिए जा सकते हैं। आर्थिक रूप से आपने देखा होगा, यदि मैं आपको केवल 2-3 पॉइंट ही बताऊं, कि 22 जनवरी 2020 को 80,000 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज का ऐलान किया जम्मू कश्मीर के लिए। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 28,400 करोड़ रुपए का माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोत्साहन राशि दी है। कि जम्मू कश्मीर के पंच और सरपंचों के लिए
वहां पर जो है 366 करोड़ रुपए उन्होंने दिए, ताकि ग्रामीण स्तर पर जो गांव लेवल पर डेवलपमेंट हो और सीधे उनके खाते पर पैसा जाए, जिसका कि किसी तरह से भ्रष्टाचार भी ना हो सके। और वहां पर लोगों के, गांव के लोगों के इच्छा के अनुसार कि यहाँ नाली बनना है, कि यहाँ सामुदायिक केंद्र बनना है, कि यहाँ छोटे हॉस्पिटल ये बनाने, इनको प्राथमिकता देते हुए वहां पर काम जो है पिछले गत 2 वर्षों के अंदर हुआ है। इसका ही परिणाम रहा है, एक अच्छा परिणाम मैं अब कह सकता हूं कि आज जम्मू कश्मीर की जनता वहां के लोकल चुनाव में जिस ढंग से 76% वहां की जनता बढ़ चढ़कर सामने आई, उन्होंने वोट दिया और वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान किया। और अब आप देखिए कि वहां जिस ढंग से युवाओं के लिए, युवा बहनों के लिए, तमाम लोगों के लिए जो काम हो रहे हैं, उसको लेकर उनकी आशा बनी है कि अब एक चीज तो क्लियर है, मुख्य धारा से जुड़कर हमारा डेवलपमेंट और विकास होगा। नहीं ठीक है, एक चीज तो क्लियर है, 370 की वापसी नहीं होने जा रही है, 35 की जो है वो नहीं होने जा रहा है। एक चीज तो क्लियर है, कम से कम यहां से बात जो है वो सिर्फ विकास की होगी। और इसलिए कहीं ना कहीं ताहिर सैयद जी, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कल को आने वाली जनरेशंस, आने वाली नस्लें, आने वाले लोग भी जवाबदेही कहीं ना कहीं मांगेंगे, भले वो रीजनल पार्टीज हो, महबूबा मुफ्ती हो, पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कि जब ये ऐसी बात हुई थी तो आपने हमारा स्टेक क्या रखा था। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ताहिर साहब, देखिए हमने तो अपना स्टैंड पहले से भी क्लियर कर दिया। देखिए हम थोड़ी ना विकास के खिलाफ हैं, हम यहाँ एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है। तो हमारी भी सरकारें रही हैं यहाँ पर, हमारी सरकारों ने भी यहाँ पर काम किया है। मैं जिस भी चैनल पे जाता हूँ, एक बात तो मैं कहता हूँ, आप देख लीजिए कि यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की 2017-18 इंडिया की जो मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट थी 10वें नंबर पर जो जम्मू कश्मीर थी। हालांकि गुजरात 11वें नंबर पर, उत्तर प्रदेश। ताहिर आपका कनेक्शन चला गया, मैं वापस आपके पास आऊंगा, फिर अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। लेकिन जब बात आप ये कहते हैं कि थी, लेकिन यहां पर तो आगे ले जाने की बात ही होती है ना। या याना मीरचंदानी, आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं अभी वो कॉन्फिडेंस कम है? क्योंकि एक आउटरीच इस सरकार का, और यह तस्वीर तो कम से कम बताती है। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि भैया पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कश्मीरी पंडित अभी इसमें नहीं है, या फिर ये तो वही लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग जिन पर पहले भरोसा किया गया था लेकिन भरोसे के काबिल नहीं थे। लेकिन एक एक को सुना जाना, ये आउटरीच तो एक बहुत बड़ी बात है ना याना। लगता याना तक आवाज नहीं पहुंची। ताहिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं जाऊंगा याना के पास। जी, तो मैंने कहा कि जितने भी हम यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमने भी अपना योगदान दिया है। और किसी भी तरीके से ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि हम किसी तरह से विकास के खिलाफ हैं। देखिए, हमारा एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है जम्मू कश्मीर के हवाले से। हम एक पॉलिटिकल पार्टी, अब हमारा मानना है कि 4 अगस्त और 5 अगस्त 2019 को जो कुछ भी हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। वो जम्मू कश्मीर के लोगों के विश्वास के खिलाफ था। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो विश्वास जताया था वो उसके बिल्कुल अपोजिट था। और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात है उसके अपोजिट था। यह हमारा स्टैंड है। हम जब प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं, जो 370 और 370 से जुड़ी जो बातें हैं, वह एक 370 नहीं, 370 से जो जुड़ी तमाम बातें हैं, वो चाहे डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, वो चाहे स्टेटहुड हो, वो चाहे यहाँ पर जो हमारा डेमोग्राफिक कंपोजिशन हो, एवरीथिंग, जो भी 370 से जुड़ी चीजें हैं, वो तमाम चीजें हम वहां पर डिस्कस करेंगे। जहां तक मुझे लगता है कि चैनल्स ने पहले से ही ये तय कर लिया है, कुछ चैनल्स ने जो कहते हैं कि 370 वापस नहीं आएगा। आपको शायद मालूम होगा कि 370 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो अगर कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं कि 370 और 35 वापस नहीं आएगा, 370 जो है वो संसद से आता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से हटा ना ताहिर साहब। और फिर उसके बाद देखिए, संसद से हटा है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से हटा है। और मुझे एक बात बताइए कि राष्ट्रपति की मंजूरी से हटा है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन ये बात तो गृह मंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं ना, 370 नहीं हटेगा। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, इसके ऊपर कहीं बहस की गुंजाइश है, मैं क्लियर कर लेता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। के शर्मा, कोई गुंजाइश है कि 370 वापस लागू कर दिया जाएगा इस पर अगर बहस हो तो? सचिन जी, मैं ताहिर साहब यदि शांत हो तो मैं बोलूं। देखिए, मैं सचिन जी, मैं 2 बात तो बहुत स्पष्ट से कर देना चाहता हूं आपको कि अभी धारा 370 हटने के बाद 890 केंद्रीय कानून अब जम्मू कश्मीर पे लागू हैं। 164 राज्य कानून निरस्त किए जा चुके हैं और 138 राज्य कानून संशोधित किए गए हैं।
ये कहीं भी ये इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला, नंबर एक। नंबर दो, बार बार जो कल से एक चर्चा चल रही है, यहां पर बैठे मित्र हैं, अभी वो विषय नहीं आया लेकिन आ जाएगा, कि जहां तक बाहर जो है जिससे भी ये वार्ता की बात कर रहे हैं, पीडीपी के खास महबूबा मुफ्ती जी ने जिस देश का नाम लिया, मैं स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तान से वार्ता जो है, एक तो जब तक वो आतंकवाद वो नहीं छोड़ते हैं तब तक तो होना नहीं है, लेकिन यदि वार्ता होगी भी तो अब कश्मीर पे नहीं होगी। धारा 370 हटने के बाद ये वार्ता कश्मीर पर नहीं होगी, बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी। ये स्पष्ट रखना चाहिए अपने मस्तिष्क में। रही बात की सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल हम सम्मान करते हैं, संसद का काम है कानून बनाना और कानून जो ऐसे कानून है उनको निरस्त भी करना, तो वो कार्य जो है संसद कर चुकी है और 2 साल से वहां लागू है। बिल्कुल। तो इसलिए वहां ये भ्रम रखने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता है ही नहीं, ना लोगों को भ्रमित करना चाहिए। भाई अब कुछ लोग इस भ्रम के साथ पहुंचे हैं, वो कह रहे हैं कि एजेंडा तो पहले था, अभी तो कांग्रेस के लोग भी कह रहे थे, तो इसलिए मुझे लगा कि क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें कुछ शेख मंजूर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं वापस आता हूं। बोलिए शेख साहब। देखिए, ये 5 अगस्त के बाद ये पहला इनिशिएटिव है जो प्राइम मिनिस्टर ने लिया है, और इसमें जो पॉलिटिकल आउटरीच है वो वाइड है। इसमें तमाम जो है स्टेक होल्डर्स, खासकर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, इनको इनवाइट किया गया है। इसमें हमें देखना, हम जंप कर रहे हैं बड़े इश्यूज पर, क्योंकि ये पहली मीटिंग है। इसमें प्राइम मिनिस्टर सारे पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं के जानना चाहता है कि इनके क्या व्यूज है। दूसरी बात ये जो है, पिछले 3 साल से वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं रही है, और प्राइम मिनिस्टर की ये ख्वाहिश, जैसे बताया जा रहा है और है भी, कि वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू करना चाहता है। वहां के जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपनी हुकूमत बनाने के लिए वो एक प्रोसेस शुरू कर रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा जो मसला है, ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा एप्रोप्रिएट टाइम पर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये प्रोसेस लंबी है। इसमें पहले डिलिमिटेशन कमीशन आता है। डिलिमिटेशन कमीशन का जो है, उसको जो मैंडेट दिया गया है वो 1 फरवरी 2020 तक दिया गया है, और वो एक सेपरेट बॉडी है। उसके बाद ये देखना है कि नई जो असेंबलीज की हदबंदी होगी वो किस तरह की होगी। जैसे कहा जाता है तकरीबन नई जो असेंबली होगी उसमें 90 के करीब सीट्स होंगे, क्योंकि अगर आपको सबों को ये इल्म है, लद्दाख और करगिल के 4 सीटें डिलिंक हो गई है जम्मू कश्मीर असेंबली से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल आपने ठीक बहुत अच्छे से समझाया। मैं दोबारा एक बार आपके पास आऊंगा सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है मंजूर साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, क्योंकि ये चीजें बहुत, आप देखिए, आप इन चीजों को जानते हैं, वहां के जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं वो भी इन चीजों को जानते हैं, लेकिन ताहिर साहब फिर वही बात है ना भाई, बगैर बैगेज के जब बैठेंगे तभी तो हम बात करते हैं ना। और एक बहुत बड़ा संदेश कम से कम उन लोगों के लिए है जो कहते थे कि देखिए कश्मीर किस रास्ते पर चल पड़ेगा, 370 हटा रही है सरकार, वहां पर ऑटोक्रेसी ला देगी और वहां पर दिल्ली से शासन होगा। कितनी ज्यादा सरकार गंभीर है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, मंजूर साहब इस चीज को कितना गंभीर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो भी हमने यहां पर देखा। तो ये वो पहली तस्वीर थी उस बैठक की जो कि अब से कुछ ही देर पहले आई, जिसमें प्रधानमंत्री ने सबसे पहले
तमाम दलों के नेताओं की अगवानी की, उनका कहीं ना कहीं वेलकम किया और फिर उसके बाद एक फोटो ऑप, वो तस्वीर भी सामने आई और फिर ये अंदर का वो विजुअल जिसमें गुलाम नबी आज़ाद नजर आ रहे हैं। एक बेहद ही हम ये कह सकते हैं कि हल्के अंदाज में चेहरे पर मुस्कुराहट है प्रधानमंत्री से बात करते हुए। हालांकि इस तस्वीर में फारूक अब्दुल्ला बेहद साथ ही संजीदगी से खड़े नजर आ रहे हैं गृह मंत्री के। वहीं दूसरी तरफ इस तस्वीर में फारूक अब्दुल्ला जो है वो सामने नहीं देख रहे थे प्रधानमंत्री को, संजीदा नजर आए। महबूबा मुफ्ती बैठी हुई हैं। गुलाम नबी, ये देखिए ये जो तस्वीर थी ना, ये बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी कुछ कहती है। जिस वक्त गुलाम नबी आज़ाद तो संपर्क कर रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन इधर महबूबा बैठी, महबूबा बिल्कुल सीधी देख रही थी और फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल संजीदा तौर पर बैठे हुए हैं। तो ये वो पहली तस्वीर मीटिंग की आई है। ताहिर सईद, कहीं ना कहीं आप इसे, ठीक है आप ये कह रहे हैं कि आपकी नेता गई हैं, अपनी बात रख करके गई हैं, लेकिन जब सरकार ये कहती है या कहती आई है कि जम्मू कश्मीर के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक बड़ा रोड मैप और प्लान होना चाहिए जो कि विकास की तरफ इसे आगे लेकर के जाए, तो कहीं ना कहीं बैगेज तो फिर सबको कम करना पड़ेगा ना। तो सचिन जी देखिए, हम किसी भी तरह से किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के खिलाफ नहीं है। यहाँ मंजूर साहब बैठे हैं, जानते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है और जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेना कितना ही दुश्वार काम था। हमने तब लिया है जब कोई तैयार नहीं था, ये मंजूर साहब आपको बताएंगे। तो यहाँ पे वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो दो धारी तलवार के बराबर है। हमारे सैकड़ों वर्कर मारे गए, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट और बड़ा दिल दुखता है जब हम पर ये सवाल उठते हैं कि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस के खिलाफ हैं या हम देश के खिलाफ हैं। हम सचिन भाई, हम यहाँ पर हर एक किस्म के डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हक में है। इससे पहले डीडीसी का चुनाव हो गया, हमने उसमें शिरकत की। उससे पहले जो भी चुनाव हो गए, एक चीज तो क्लियर है ना ताहिर भाई, एक चीज तो क्लियर है ना, फिर उसके बाद मेरे और भी पैनलिस्ट उनके पास एक एक करके आता हूँ। एक चीज तो क्लियर है ना भाई, इस बैठक में आपने तस्वीर देखी होगी, पूरा रिप्रेजेंटेशन है, महबूबा बैठी, भले उनके मैं पुराने बयान नहीं याद दिलवाना चाहता, लेकिन इस बैठक में पाकिस्तान का तो कोई काम नहीं है ना। पाकिस्तान से बात होनी चाहिए भाई, कश्मीर की बात, भारत की बात, पाकिस्तान का क्या काम। सचिन भाई हमने ये नहीं कहा कि आप जाके इस बैठक में पाकिस्तान को लाइए। देखिए मैंने कहा, देखिए हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेवल्स पे डायलॉग के हक में है। हमारी पार्टी का जो बेसिक डिक्लेरेशन है, जब हमारी पार्टी बनी थी, हमने तब कहा था कि हम डायलॉग को एनकरेज करेंगे। हम कह रहे हैं कि आप इंटरनल लेवल पर डायलॉग कर रहे हैं, हमारे साथ कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल लेवल पर भी डायलॉग कीजिए। क्योंकि देखिए हमारे बॉर्डर्स पाकिस्तान के साथ पड़ते हैं, जब जो भी इशूज इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, उसका खमियाजा सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ता है। और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी शुरू से रही है ना, वो छोड़े आतंकवाद, हम बातचीत को तैयार, वो छोड़े आतंकवाद, हम बातचीत को तैयार। पीओके पर हमारा कब्जा, पीओके के बगैर कोई बातचीत मंजूर नहीं। तो इस बातचीत से पहले तो कश्मीर में कोई जरूरी नहीं था ना। और ये तो चीजें बिल्कुल क्लियर ना, याना मीर चंदानी, अब इस बैठक से पहले भले कोई, मैं ये नहीं कहता एजेंडा या फिर किसी तरीके की सोच लेकर के जाए, उसकी सोच उसको मुबारक भाई। अब 370 की वापसी तो हो नहीं रही है, ना फिर 35 से आ रहा है, और ना कहीं पाकिस्तान से बातचीत हो रही है। जिसको मुगालता है वो दूर कर ले, क्यों जाना। देखिए ये कह रहे हैं कि ये बात सच है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने तब पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लिया था जब उनके लिए बहुत मुश्किल था। एंड एट दैट टाइम जो रेडिकलाइजेशन की वेव बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। मगर इनको ये भी मानना चाहिए कि इन्हीं की वजह से, जैसे 1987 में जो रिग्ड इलेक्शंस हुए थे, इन लोगों की वजह से जो आपसी जो इन लोगों ने जो कश्मीरियों को धोखा दिया, एक तरह से दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिलिटेंसी टू राइज, क्योंकि इन्होंने अपीज भी बहुत किया है। एक तरफ बॉर्डर पार वालों से भी, हमसाये से भी हाथ मिला के रखा था, एक तरफ सेंटर से भी हाथ मिला के रखा था, बीच में पिस कौन रहा था, कश्मीरी पिस रहा था। आप सोचिए, अल सफा जैसे न्यूज़पेपर्स जो चलते थे, ठीक है ना, उसको कभी इन्होंने बैन नहीं किया। अल सफा वो न्यूज़पेपर है जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन की मैसेजेस आते थे, इंक्लूडिंग वो मैसेज जहां उन्होंने बोला कि 24 आवर कश्मीर वैली को, हिंदूज को बोलो कि कश्मीर वैली को खाली करे। ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर्स को इन्होंने चलने दिया। क्या कर रहे थे ये उस वक्त? हमारे जब युवा जब ज्वाइन कर रहे थे मिलिटेंसी, क्या कर रहे थे ये उस वक्त? क्यों उनको गन्स उठाने दिया? तो इनको ये समझना चाहिए। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि इट इज हैरानी की बात है कि जब से ये लोग डिटेंशन से निकले हैं, एक के बाद एक बीजेपी का कार्यकर्ता मरता जा रहा है, एक के बाद एक बीजेपी के जो एक्टिविस्ट हैं वो वहां शहीद होते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है। अब आज की तारीख में तो ऐसा है कि नेशनलिस्ट जो है वो अपनी जान गंवा रहा है। तो ये भी तो आपको कंसिडर करना। ठीक है, जाना तभी लिया, लेकिन तभी तो मंजूर जहूर
मंजूर जहूर तभी लिए यह जरूरी था ना कि प्लेटफॉर्म सबको दिया जाए। अब कम से कम कश्मीरी को भी पता लगेगा, आम कश्मीरियों को, जम्मू के लोगों को, और जिसका रिप्रेजेंटेशन है हर एक को पता लगेगा ना। जो बात हित की करता था जुबान बदल जाती थी, लेकिन अगर बात आती है स्टेक की तो वो कितना है? मंजूर जहूर। देखिए, अब 5 अगस्त 2019 के बाद उस वक्त जो हम डिबेट करते थे, जिस तरह से मतलब आप भी सचिन साहब, तो हम भी देख रहे थे कि और आज का टून और उस वक्त का टून में कितना फ़र्क है। शुरुआत तो कहीं से हुई है। दूसरा मेरा ये कहना है कि फ्रीज जो था पॉलिटिकल लेवल पर, जो कुछ हुआ था, बंद जितने भी लोग थे सारे बाहर आ गए। आज की मीटिंग इस चीज़ का अंदिया दे रहा है, इस चीज़ का दे रहा है, बता रहा है कि हालांकि मेरे भी दिल्ली में दोस्त हैं बहुत से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, मेरे कई लोगों से बात हुई, अभी तक पता नहीं है मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है। मगर एक चीज़ तो लग रहा है कि मुद्दा और एजेंडा जो है वो एक तो डिलिमिटेशन है जो होना ही है कुछ 1-2 महीने में। दूसरा इलेक्शन का बिगुल बजने वाला है। ये तो कहें अभी है नहीं, मगर मैं एक वसूख से कह रहा हूँ कि इलेक्शन बहुत होने को है, और इलेक्शन के में सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को आने के लिए उनकी भी अपनी मजबूरी है। अवाम की भी चाहता है, जम्मू कश्मीर का अवाम भी चाहता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस हो। जहाँ तक 35A और 370 की बात करेंगे, उसका मैंडेट जो है वो, मैं एक बहस जर्नलिस्ट और बहस के एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट बात कर रहा हूँ, वो सारा वो तो पार्लियामेंट को देखना है, और वो कब होगा, किस तरह से होगा भी या नहीं होगा, वो दूर की बात है। बट हर पार्टी अपना बारगेन रखना चाहती है, चाहे वो ये सुनना भी चाहते हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री उससे सुनना भी चाहते हैं, गृहमंत्री उससे सुनना भी चाहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसी खबर आ रही थी कि प्रधानमंत्री सबको सुनेंगे, एक एक करके सबको वक्त दिया जाएगा। सनम शाह, 1 मिनट आपका, फिर उसके बाद मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है। थैंक यू सर। मैं बड़े गौर से सुन रहा था आप लोगों की बातें। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ सर, आज दिल्ली के अंदर 2 पार्टियों के लीडर हैं। एक देश के वफादार हैं और दूसरे देश के गद्दार हैं। देश के वफादार वो हैं जो वहां पे जाकर 370 और 35A और स्टेटहुड अपना हक मांग रहे हैं। गद्दार वो हैं जो क्या चाहते हैं, ना हमें स्टेटहुड चाहिए, ना हमें 370 चाहिए, ना हमें 35A चाहिए। देखो सर, डिलिमिटेशन की बात है, ये रंग और नस्ल को छोड़कर, मजहब और मिल्लत को छोड़कर बीजेपी की जो स्टम प्लानिंग है, आज देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है सर, यहां से पता चल गया है कि 2 साल पहले इनको ये बात करनी चाहिए थी जो आज इन्होंने की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक हमारा स्टेट का दर्जा हमें वापस नहीं मिलेगा, बैठक बुलाई है जो 2 साल पहले बुलानी चाहिए थी सनम। 370 पे तो स्टैंड क्लियर है सरकार का। सर, जितने भी हमारे यहाँ से लीडर गए हुए हैं, मैं बाकी वाले नहीं बात करना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की बात करना चाहता हूँ। गुलाम नबी आजाद साहब, हमारे जम्मू कश्मीर के पार्टी के प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर साहब, और यहाँ के एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद साहब मौजूद हैं। हमारे सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं, जो अंदर की न्यूज आ रही है सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वहां पे बात जो है डिलिमिटेशन की चल रही है, और डिलिमिटेशन किस तरीके की चल रही है सर, बलादरियों को छोड़कर, कास्टिज्म पर, एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में छोड़कर, क्योंकि बीजेपी का जो मकसद था सर 370 के बाद। सनम शाह, मैं इस बहस में क्या पढ़ूं, जब सरकार कहती कि अपना कोई एजेंडा ही सेट नहीं है। आप आइए खुले दिल से बात करते हैं, और वो बात हो रही है, लेकिन आपको डिलिमिटेशन का पूरा फॉर्मूला पता है। वही मैंने कहा ना कि पैकेज तो कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, वरना आम कश्मीरी भी बहुत अच्छे से जानता है कि मेरे को जो रिप्रेजेंट करने गया है, मेरा नाम, मेरी डेवलपमेंट का नाम लेकर के, वो आखिरकार मुझे रिप्रेजेंट कर भी रहा है या सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.